हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि सिंह एसएससी पैराडाइज चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? तो एसएससी जीडी का प्रैक्टिस जो मैथ का कर रहे थे प्रीवियस ईयर का, उसको शुरू करते हैं, है ना। और हम लोग वैसे क्वेश्चन को कर रहे थे मेरे भाई जो 16/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे मैथ का। और जो 16/11/2021 वाला जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको मैंने करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। और इसका जो सेकंड शिफ्ट का है इसका हम 15 क्वेश्चन करवा दिया था, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन आप गौर से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? 3,762 रुपया है। तो वह धनराशि कितनी है? धनराशि मतलब क्या है? प्रिंसिपल कितना है ना। यदि एक निश्चित धनराशि मतलब निश्चित धनराशि जो है ना वो हम लोगों को नहीं दे रखा है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर कितना दे रखा भाई? तो 9% दे रखा है, कोई समस्या नहीं। और क्या बोला कि 2 वर्षों में यानी टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्षों में यानी 2 इयर्स। टाइम कितना है? तो 2 ईयर। अब बोल रहा है क्या इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है मेरे भाई 3,762 रुपया है। कोई समस्या है नहीं? जो क्वेश्चन में दे रखा था बस उसी को तो लिखा हूं, है ना। तो धनराशि क्या है मतलब प्रिंसिपल बताइए। तब देखिए अभी हम सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट किए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए यानी इफेक्टिव रेट, देखिए भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना तो इफेक्टिव रेट निकालना आप सीख जाइए। बाकी इतना क्वेश्चन इजी बनेगा, इतना इजी बनेगा आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इफेक्टिव रेट कितना होता है, क्या होता है? देखिए आप अगर कोई भी अगर मतलब आप या कोई भी देखा होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो, तो इफेक्टिव रेट बताने के लिए क्या कहते हैं कि रेट और टाइम को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। कब? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं करेंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा काम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे भाई? तो जो रेट दे रखा ना है इसको दो गुना करिए। दो गुना मतलब 2 से गुना, तो 2 गुना करेंगे मतलब 18 हो गया कि नहीं। और दशमलव दे दीजिए। अब 9 जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट को काम करेंगे, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको क्या किए? 2 गुना किए, तो 2 गुना कर दिए, फिर दशमलव का साइन दे दिए, ठीक है ना। और फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर 9 के स्क्वायर 81, यही आपका इफेक्टिव रेट हो गया। क्या हो गया? इफेक्टिव रेट। यदि प्रिंसिपल हमारा 100 है, ये अलग चीज हो गया मेरे भाई। प्रिंसिपल हमारा कितना 100 है, तब अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 में 18.81 जुट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 118.81। कोई समस्या नहीं। यानी सीआई कितना है तो इसका डिफरेंस होगा ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पता ही है कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या जरूरत है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना मेरा कितना है? तो 3,762 है। 3,762 हमारा क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ऊपर रख दिए और हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट? तो 18.81। तो 18.81 और जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना मान रखे हैं? 100, तो 100 से गुना कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे मेरे भाई तो क्या ऊपर डबल जीरो से गुना हो जाएगा? हो जाएगा। अभी देखिए ना 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2, 8 दूनी को 16 बच गए, 18 दूनी 36, 1 37। तो 2 से गया कि नहीं गया? बिल्कुल गया। अब 2 पर कितना जीरो? 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, मतलब 2 पर 4 जीरो, 2 पर 4 जीरो, ठीक है। यानी 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल कितना है? तो 20,000 है। बात समझ में आया? प्रिंसिपल नहीं दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर दे रखा था कि 9% है। समय की बात करें तो 2% था। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 3,762 है। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मेन टॉपिक यहाँ है मेरा, है ना। मेन बात यह है कि इफेक्टिव रेट कैसे निकला। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है? तो इसका डबल करिए, तो 9 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और ये जो रेट है ना यानी दर है इसका क्या कर दीजिए आप? तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर किए तो 9 का स्क्वायर 81, दशमलव देके। और यहाँ जब भी रहेगा मेरे भाई तो डबल डिजिट रहेगा, बस यही गौर करना है। अगर 3 डिजिट आ रहा है तो आगे वाला को दे देंगे। बात समझ रहे हैं? अगर एक ही डिजिट आएगा जैसे 2 रहता तो 2 का स्क्वायर 4,
तो यहाँ पे 0 देकर डबल डिजिट उसको बनाना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो जब यहां तक समझ में आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे ना तब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन लगा हुआ है आपको स्लाइड पे, आप वीडियो को पॉज करिए, पढ़ने की कोशिश जरूर एक बार करिए, ठीक है ना? क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, 35 सेंटीमीटर है और 28 सेंटीमीटर है, तो क्या ट्रिपलेट भी है? बिल्कुल है। तो इसकी अंतर त्रिज्या क्या, तो इसकी अंतर त्रिज्या की माप कितनी होगी? तो अंतर त्रिज्या निकालना मतलब कि रेडियस निकालना, तो रेडियस निकालना है तो कुछ करना है, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर प्लस बेस और माइनस क्या कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, बाकी तो आंसर आपका रेडियस ऐसे निकल जाएगा। तो क्या दे रखा है 21, क्या दे रखा है 21 प्लस में क्या तो 28, ठीक है, माइनस में कितना तो 35 और डिवाइडेड में क्या कर दीजिए मेरे भाई तो 2 कर दीजिए, समझ रहे हैं ना? तो 20 और 20 40 और 40 और 9 कितना हो गया 49 माइनस 35, तो क्या 14 बचेगा, 35 5 40 और 9 और 9 5 14, ठीक है, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 आंसर इसका आएगा। क्या आएगा? 7 आंसर आएगा। क्या करते हैं रेडियस निकालने के लिए, जो P रहता है P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, B मतलब बेस यानी आधार और H मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब कि कर्ण और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ गया एकदम फटाक से। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो देखिए मतलब दुकानदार है उसके पास कुछ खिलौने हैं, तो कुछ खिलौने मतलब टॉयज, तो जो टॉयज है मेरे भाई उसको क्या हम 100 मान ले, ठीक है, और इसका 2/3, क्या बोला इसका 2/3, लेकिन देखिए 100 का 2/3 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं, पॉइंटों में आ जाएगा, तो पॉइंटों से बचते हैं, क्या करते हैं पॉइंटों से बच जाते हैं, तो बचते हैं तो ऐसा नंबर मानना होगा जो 3 के मल्टीपल में हो, तो क्या 60 मान ले, 60 90 ऐसा कुछ नंबर मान लीजिए, तो 60 का 2/3 कितना होता है मेरे भाई, तो 60 का 2/3 तो कितना जाएगा 20, यानी कि 40 आ गया, कितना आ गया तो 40 आ गया, ठीक है, यानी 40 जो खिलौना है इसको कैसे बेच रहा है तो 35% के लाभ पर बेच रहा है। कैसे, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 40 खिलौना है इसको 35% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और जो शेष खिलौना बच गया ना, तो शेष कितना 40 से, हाँ तो 60 टोटल था, तो क्या 20 खिलौना बच गया, हाँ, इसको 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो 10% की हानि मतलब इसको निकाल लेते हैं 10% की हानि, ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है, 5 दूनी को 10 और 5 सत्य कितना 35 और 2 दूनी को 4, यानी कि 7 दूनी को क्या हो गया तो 14, यानी 14 रुपया का क्या हुआ मेरे भाई तो प्रॉफिट हुआ, 14 रुपया क्या हुआ तो प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ सब खत्म हो गया 0, मतलब 2 रुपया का नुकसान हुआ, यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमको कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ, 14 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से 2 रुपया का तो नुकसान ही हो गया, मतलब कि हमको हाथ में कितना आया तो 12 आया, कितना हाथ में आया 12 आया, ठीक है। अब क्या बोला तो उसका कुल प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, ये जो 12 आया लाभ, तो लाभ हानि किस पर होता है तो क्रैमूल पर होता है, तो क्रैमूल कितना मान रखे हैं 60 ना, क्रैमूल कितना मान रखे हैं 60, और प्रतिशत बोला मेरे भाई तो 100 से गुना, तो 12 5 60 और 20 25 100, यानी 20% का क्या हुआ होगा उसको तो लाभ हुआ होगा, कितने का 20% का लाभ। 18 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए, ठीक है ना। करें एक कार के मूल्य में 25% की वृद्धि, यानी पहले अगर मूल्य देखा जाए कार का, यानी पहले मूल्य था, एक कार का मूल्य था 100 रुपया, ठीक है ना, जैसे इस कार में क्या हो गया अब, यानी अब का मूल्य है 25% की वृद्धि कर गया, कार के मूल्य में क्या कर दिया तो 25% की वृद्धि, तो क्या अब 125 रुपया में कार मिल रहा है, एक कार कितने रुपया में 125 रुपया में मिल रहा है।
तो पहले अगर कार के देखा जाए, पहले 100 कार बिक रहा था। कितना कार बिक रहा था? 100 कार। ऐसा क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन दे रखा ना कि 16% की कमी आई बिक्री में, तो पहले 100 कार बिक रहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 16% की कार की बिक्री में क्या हो गई? तो कमी हो गई। तो क्या आप यहां से बोल सकते हैं कि अब कार की जो बिक्री है यानी 84 हो गई है। कार की बिक्री कितना हो गई है? तो 84 बिकती। पहले 100 कार बिकती थी, अब कितने कार बिक रही है? तो 84 कार ही बिक रही है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव का गणना कीजिए। तो देखिए, पहले एक कार बेचते थे 100 रुपया में, तो 100 कार बेच देते थे मेरे भाई, तो कितना रुपया कमा लेते थे? तो 1 गुने 1 मतलब 1, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो। ठीक है, पहले इतना कमा लेते थे, यानी पहले पैसा कमा कितना रहे थे? इतना कमा रहे थे। अब कितना कमा रहे हैं? तो अब कमा रहे हैं कितना? 125। एक कार बेच रहे हैं तो 125 रुपया मिल रहा है, और कार कितना बेच रहे हैं? 84। तो क्या बोल सकते हैं? गुना मत करिएगा, टाइम टेकन होगा झूठों का। 125 गुने पे 84। अब क्या बोला? बोला क्या कि कुल राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव। तो प्रभाव देख लेते पहले। अब इतना कमा रहे हैं, अब कितना कमा रहे हैं? इतना 125 गुने में 84 और बाटे में क्या? पहले इतना कमाते थे, 4 जीरो ना, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, प्रतिशत प्रभाव पूछा है, तो प्रतिशत प्रभाव पूछा है तो 100 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कोई समस्या नहीं। 25 पचे कितना होता है? 125 और 25 चौको 100, कोई समस्या नहीं। ये देखिए कट रहा है, 4 दूनी को 8 और 4 एकम 4। आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करते तो वहां भी टाइम टेकन होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी को 10, यानी 105। तो कोई भी चीज पहले कितना था? 100 था, अब कितना बढ़ गया? तो 5 रुपया बढ़ गया, मतलब 5% की वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे? 5% का क्या हुआ? तो वृद्धि हुआ। कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मूल्य कितना था? 100 था, अब मूल्य कितना है? 105। बात समझ में आ गई? यानी 5% की क्या हुआ? तो राजस्व पर वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा मेरे भाई। क्या कह रहा है? क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। कह रहा है एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची। एक डीलर है जो 4% की हानि पर एक वस्तु को बेच रहा है। यदि उसने इसे 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। ठीक है, 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है ना। कह रहा है कि एक डीलर ने 4% की हानि पर कोई वस्तु बेची, तो हानि लाभ ये सब कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस पर ना, यानी क्रय मूल्य पर होता है। यानी क्रय मूल्य कितना हो गया वस्तु का मेरे भाई? तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, मान लिए कि 100 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो 100 है। इस पर क्या बोल रहा ना कि 4% की हानि हो गया। बेचारा के डीलर जो साहब थे उनको 4% की हानि हो गया। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि वस्तु को 96 रुपया में बेच दिए होंगे? ठीक है, अब क्या बोला कि 120 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। अगर 120 रुपया में बेचते डीलर साहब वस्तु को, तो 8% का क्या होता? तो लाभ होता। तो 8% का लाभ निकाल लेते हैं। तो 100 पर 8% मतलब कितना? 108। वस्तु को बेच रहे थे 96 में, तब 4% की हानि हो रहा था, और 108 रुपए में बेचेंगे तब 8% का लाभ होगा। तो अब क्या बोला? 120 रुपया अधिक में बेचा होता था। हम देख रहे हैं कितना अधिक में बेच रहे हैं भाई? तो देख रहे हैं कि 96 और 4 100, यानी 8 4 12, 12 में तो अधिक बेच रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 120, हम लोगों के अकॉर्डिंग आ गया 12, तो 12 से क्या कंपैरिजन कर दे? बिल्कुल। तो बोल रहा है क्या? 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मेरे भाई? 100। हमको चाहिए कितना? 11% का लाभ। तो क्या हम इसको 111 में बेच सकते हैं? बेचेंगे ना। अगर 100 से गुना करिएगा तो क्रय मूल्य निकलेगा, और फिर क्रय मूल्य जो आएगा फिर उसका 11% बढ़ाइएगा, तब भी हम आपका आंसर आ जाएगा। बट उतना क्यों करें, है ना, जब हमको डायरेक्ट यहीं से हो जा रहा है। तब 12 से 12 खत्म कितने बार में? 10 बार में। तो 1 1 1 और एगो 0 लगा दीजिए, मतलब 1110 रुपया आंसर हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दो ट्रेनें क्रमशः स्थान ए और स्थान बी से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। मतलब दो ट्रेन है स्थान ए से, मतलब ए स्थान इधर है और बी स्थान इधर है, कोई समस्या नहीं। इधर से ट्रेन चलना स्टार्ट किया और इधर से भी ट्रेन चलना स्टार्ट किया, ठीक है। देखिए लिखा हुआ एक दूसरे की ओर, मतलब जिधर से ई जा रहा है उधर से ई आ रहा है, ठीक है ना। इसका स्पीड दे रखा है मेरे भाई, यानी चाल दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई समस्या नहीं। और इसका जो चाल दे रखा है मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है, उनके मिलने से पहले तक, जब मिला नहीं है उसके पहले तक तेज चाल चलने वाली ट्रेन ने धीमी चाल चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, ठीक है। तो स्थान ए और बी के बीच दूरी, तो देखिए टाइम हम लोगों को नहीं दे रखा है, टाइम हम लोगों को नहीं दे रखा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, है ना। तो देख रहे हैं क्या, और डिस्टेंस क्या दे रखा है 110 किलोमीटर अधिक चला है, तो मतलब वो डिफरेंस है कि नहीं एक तरह से, हाँ है। तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आएगा, हाँ। तो 60 है, 60 इंटू टाइम को टी मान लें, टाइम को टी तो मानेंगे ही, है ना। और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस 50 इंटू में टी, कोई समस्या नहीं, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी 60 इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं 50 इंटू टी लिख सकते हैं, हाँ। यानी ये स्पीड है टाइम है, तो क्या डिस्टेंस आ गया, स्पीड है टाइम है, क्या डिस्टेंस आ गया। और इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस है ना दे रखा है कि 110 किलोमीटर जो तेज चल रहा था वो आगे चल गया, यही दे रखा था ना, हाँ। तो निकाल लीजिए, टी यहां से कॉमन आ जाएगा, मतलब 60 टी में से 50 टी चल जाएगा तो कितना टी बचेगा, 10 टी बचेगा, बराबर कितना 110 किलोमीटर। यानी टी बराबर क्या आ जाएगा 110 बटे में 10, तो 11 किलोमीटर, सॉरी 11 घंटा आ जाएगा। यानी टाइम कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो यहां से टाइम आ जाएगा 11 घंटा। कितना आ जाएगा 11 घंटा हमारा क्या आ गया, तो टाइम आ गया। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो क्या स्पीड दोनों का जुट जाएगा, हाँ। तो स्पीड जुट जाएगा, तो स्पीड जोड़ दीजिए, स्पीड जोड़ दीजिए तो कितना, देखिए ना, इधर से कोई आ रहा है, आपको से कोई मिलने आ रहा है, ठीक है, कहीं उधर से भी वो आ रहा है, तो मिलिएगा तो स्पीड बढ़ेगा ना, हाँ। इधर से जब 60 किलोमीटर के स्पीड से आया, इधर के 50 किलोमीटर के, तो दोनों के स्पीड जुट जाएगा ना, काहे कि साथ एक ही तरफ दोनों आ रहा है, तो 50 और 60 कितना 110 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रहा है। और टाइम कितना लगा रहा है 11 घंटा, तो 11 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तब डिस्टेंस पता चल जाएगा, स्पीड पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो क्या डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। 11 गुने 11 तो 11 के स्क्वायर 121, अब 10 ही, तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरे भाई 1210 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या था 110 क्या था किलोमीटर पर आवर स्पीड था, है ना। जोड़ दिए दोनों को स्पीड के, काहे कि एक वो इने से वो ओने से, तो दोनों के स्पीड में जुटेगा ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपया में बेचा गया, ठीक है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ हो जाता, अगर छूट नहीं देते ना तब 20% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कर एक वस्तु को अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य किसको बोलते हैं, यानी मार्क प्राइस लिख ले भाई। मार्क प्राइस मतलब ये क्या हुआ, अंकित मूल्य ही हुआ। अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, तो 20% की छूट, जब 20% का छूट दिए मेरे भाई, तो क्या वस्तु को 80 रुपया में बेच दिए, ठीक है ना, यानी सेलिंग प्राइस आ गया। तब कह रहा है कि 120 रुपया में बेचा गया, तब मतलब 20% की छूट दिए ना, तो क्या बोल रहा है 120 रुपया में बेचा गया। क्वेश्चन में कह रहा है 120 रुपया में बेचा गया। बताइए तो हम 120 रुपया में बेचे हैं, मूर्खे बना रहा है ना। हम लोग बेचे कितना में 80 में, तो यहां से क्या निकल जाएगा, मार्क प्राइस निकल जाएगा कि हम जो वस्तु था उस पर टैग कितना के लगाए थे
तो कितना के टैग लगाए थे, तो 100 से गुना कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 4 दूनी को 8 और 4 3 12 2 50, यानी 150 वस्तु का क्या आ गया मेरे भाई, तो 150 आ गया वस्तु का हमारा मार्क प्राइस, यानी जो टैग लगाए हुए थे वस्तु पर, वो कितना का आ गया, तो 150 का आ गया, है ना। कितना का आ गया, तो 150 का आ गया। थोड़ा सा वेट करिए, मार्कर चेंज करते हैं। आगे देखिएगा क्या कह रहा था कि 20% यदि छूट नहीं दी जाती, ये जो छूटवा मिल गया ना 20%, अगर इसको नहीं देते तो 20% के लाभ हो जाता है। अच्छा जी, अगर नहीं देते तो मतलब कि 150 मार्क प्राइस आया था, 150 ना आया था मार्क प्राइस, अगर नहीं देते तो 20% के लाभ होता, तो वस्तु का आप 120 रुपए में बेचे होते, यही ना करते। हाँ, तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 20% के लाभ कैसे, तो 100 माने थे तब ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, और इससे ई गले भाई 25 चौको 100 और 25 बचे 125, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया मेरे प्रभु, तो 125 आ गया। कोई समस्या इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, फिर से हम समझा दे रहे थोड़ा सा, जिनको समझ में आ गया 10 सेकंड का स्किप करके आगे बढ़ जाइए भाई। करें, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 120 रुपया में बेचा गया, तो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लीजिए कि 100 थे, ठीक है, 20% की छूट दिया, मतलब कि बेच रहा है कितना में, तो 80 रुपया में बेच रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 120 रुपया में बेचा गया, बताइए सही बात है, 120 रुपया में बेचे हैं आप, नहीं, कितना में बेचे हैं, 80 रुपया में। जो क्वेश्चन में दे रखेगा उसको ऊपर, हम लोगों के अकॉर्डिंग जो आएगा नीचे, और जिसको निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, तो बगल में गुना कर देते हैं। ये कंसेप्ट है ना, आधा अर्थमेटिक का 90% अर्थमेटिक के लिए डूबता है ना, मतलब कि बना देता है। ठीक है, 120 आ गया, एसपी इधर किधर से आ गया, 80 आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बताइए क्या आएगा, 100 माने थे किसको, मार्क प्राइस को ना, तो मार्केट प्राइस ना आएगा, यानी मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य आएगा। इसको जब काट छाट मचा दिए, मतलब अंकित मूल्य कितना आ गया मेरे भाई, तो 150 आ गया। ठीक है, अब बोला यदि हम छूट नहीं देते ना वस्तु पर, जितना मार्क प्राइस रखे थे ना, मतलब 150 जितना मार्क प्राइस रखे थे, अगर उस वस्तु पर हम छूट नहीं देते तो हमको 20% के लाभ हो जाता। तो 20% के लाभ मतलब 150 में वस्तु, क्वेश्चन में बोला कि हम 150 में बेचते, हम लोगों के पता चला नहीं 20% का लाभ हो रहा था ना, मतलब 120 में बेचते। तो कॉस्ट प्राइस निकालना मतलब कि क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से गुना कर दिए, तो कितना आ गया क्रय मूल्य, 125। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, मतलब कि 23 कह रहा है विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, मतलब कि 42% खर्च कर दिया भोजन पर। ठीक है, 16% मकान के किराया में दे दिया। ठीक है ना, अब क्या कर रहा है, 11% मनोरंजन पर, 11% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, और 7% परिवहन पर खर्च कर दिया। 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 रुपए के खर्च की पूर्ति करना था, मतलब कि 18,000 उसको चाहिए था, है ना। जो विघ्नेश है उसको 18,000 चाहिए था, उनकी पत्नी मांग रही थी, पारिवारिक समारोह था, है ना। तो उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़ गए, लेकिन उसके पास बचा नहीं बेचारा के पास, और पत्नी की बात है देना पड़ेगा, 12,000 उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय कितनी है। पहले ये देख लेते हैं मेरे भाई कि खर्च कितना किया विघ्नेश। विघ्नेश जो भाई है ये खर्च कितने कर दिए, तो 6 2 8 8 1 9 9 6 15 15 1 16 बच गए 1 5 6 1 7, क्या 76% खर्च कर दिया। फिर से ऐड करके देख लीजिए, 7 1 8 8 6 14 14 2 16 बच गए 1 4 5 6 7। ठीक है, 76% खर्च कर दिया। अगर आप 100 रुपया कमाइएगा तो उसमें 76 रुपया खर्च कर दीजिएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, तो इसके पास खर्च हो गया इतना, यानी बचत कितना क्या किया, तो बचत किया मेरे भाई कितना, तो 24%, यानी 24 रुपया का क्या कर लिया, तो बचत कर दिया। ठीक है, कमाया, देखिए कोई भी अगर आप 5 लाख भी कमाइएगा तो अपने आप में 100% हुआ, उसका 76% निकाल दिए तो बचेगा जो बचेगा,
है ना, उस क्या बचेगा, बचत बचेगा। तो 24% का क्या हो रहा होगा, तो बचत हो रहा होगा, है ना, 24% का बचत। और उनको चाहिए था कितना, 18,000 रुपया चाहिए था, ठीक है, 18,000 रुपया चाहिए था। और उधार लेना कितना पड़ गया, 12,000। ऐसे कहे चाहिए था 18,000, अच्छा, और 12,000 उधार लिया, इसका मतलब हुआ कि कुछ पैसा बचा हो। तो कितना बचा है, 24 बचा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ कितना बचा है, तो 6,000 रुपया बचा लिया है। ये जो बिजनेस है 6,000 रुपया की बचत कर लिया था, क्वेश्चन में दे दिया। अब क्वेश्चन में कहा दिया कि 6,000 की बचत किया, हम बोलेंगे है झूठा, 24 रुपया बचेबे किया है ना। तो क्या बोला, उसकी मासिक आय कितनी है, तो आय कितना है भाई, 100%, मतलब कि 100 है तो 100 से गुना कर लीजिए, ठीक है। अभी जब काटिएगा तो कितना बार में जाएगा हो, 12 दूनी को 24 और 12 5 60, ठीक है ना, यानी 25, यानी 250 पर 2 0 बार, ठीक है, यानी 25,000 रुपया क्या है, तो बिजनेस की आय है। बिजनेस की आय कितना है मेरे भाई, तो 25,000 रुपया है, ठीक है ना, बिजनेस की आय 25,000, ऑप्शन नंबर बी। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं जो है 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाएं जो है 96 मीटर है और 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है उस समचतुर्भुजाकार के मैदान के बराबर है। तो मतलब ये जो त्रिभुजाकार है इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो क्या होगा, हाफ इंटू क्या, आधार यानी बेस, इंटू में क्या, ऊंचाई, ठीक है। और बराबर किसके है, तो एक समचतुर्भुजाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि हाफ इंटू D1, देखिए एक D1 दे रखा है यानी विकर्ण दे रखा, तो D1 इंटू D2 हो जाएगा। कोई समस्या, दोनों तो क्षेत्रफल है, दोनों बराबर है आपस में। तो यहाँ पे देखिएगा हाफ, और B कितना है, तो B एक 96 रख लीजिए और दूसरे को क्या रख लीजिए 110। अब बोलिएगा 146 कहाँ गया, तो कर्ण है ना, तो कर्ण तो हमको लेना नहीं है ना, नहीं। तो हाफ फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। और विकर्ण कितना दे रखा है 60, और दूसरा का पूछ रहा है दूसरा का विकर्ण क्या है। तो देखिए काटिए, 48 दूनी को कितना हो गया 96, ठीक है ना। यहां से कितना हो जाएगा 30, कोई समस्या नहीं। यानी कि यहां से निकल गया 30D2 और 48 गुने 11 करिएगा तो क्या होगा बताइए तो। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका हम तो बतेबे किए हैं क्या, ये जो 11 से मल्टीप्लाई है तो इसको थोड़ा सा फैला दीजिए, तो फैला दिए तो 48 हो गया, फैला कहां 48 हो गया, ठीक है। और दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 8 4 12, लेकिन एक ही डिजिट लिखना है, तो एक डिजिट लिखिएगा तो एक आगे आ जाएगा ना, तो कितना हो गया 528। 528 डिवाइडेड बाई कितना 30 इंटू D2, बेकार काट दिए है ना, फिर तुमको काटने था, गड़बड़ कर दी है। तो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, D2 बराबर क्या हो जाएगा 30 और 5280। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते भाई तो हमको आसानी से कट जाता है कि नहीं कट जाता, ठीक है। तो यहीं पे काट लेगा, कहा कितना कर रहे हैं, तो काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से जाएगा कितना बार में 12 चौको 48, सॉरी 3 एकम 3, 16 तिया 48 ना, 16 तिया 48, ठीक है। यानी D2 बराबर आ जाएगा 16 गुने में 11, 16 गुने में 11। तो 6 के 6, 1 के 1, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख लीजिए, फैला के लिख दिए और दोनों को जोड़ के बीच में डाल दीजिए, तो 176, यानी D2 बराबर का हो जाएगा 176। कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, है ना, आज इसका सुपड़ा साफे हो गया पूरा का पूरा, है ना। 26/11/2021 को सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन आज समाप्त मैथ का। करे किसी वायुयान की चाल जो है 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से पढ़िए, मिनट लिख रखा, ठीक है, मिनट है। अच्छा अब देखिए किलोमीटर में है
तो इसको आप मीटर में भी बदल सकते हैं, और मिनट में है इसको सेकंड में बदल लीजिएगा, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन देखिए अब हम बोलेंगे क्या करिए, वो भी करना आसान ही है, कहा कि मीटर पर सेकंड ही पूछा है ना, तो बदल लीजिए ना। 120 गुने में क्या हो जाएगा 1000, मीटर में हो गया हाँ, और सेकंड में बदलना है, मीटर में मिनट में था, इसको सेकंड में बदल लिए तो 60 हो गया। ये तो और आसान हो गया यार, हम तो कुछ और ही करवाने वाले थे। 6 दूनी को 12, 20, यानी 20 पर 2 जीरो, यानी 2000 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। 2000 मीटर पर सेकंड कितना, 25 कर दी, ठीक है ना। हम क्या करवाने थे ना कि 1 मिनट में इतना जा रहा है तो 60 मिनट में इतना जाएगा, उससे तो आसानी ही हो गया, ठीक है ना। आज यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा 16/11/2021 का थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इस बुक में दे रखा है, ये बुक है यूनिक पब्लिकेशन का। एक भाई ने पूछा था कौन से पब्लिकेशन का बुक है, तो ये बुक है यूनिक पब्लिकेशन का, जो प्रीवियस ईयर का बुक है, उसी से मैंने करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जान ही रहे हैं कि क्या करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद।